इनफैक्ट जो जायज़ तरीके से परमिशंस मांगते हैं, रिपेयरिंग की परमिशंस मांगते हैं, इंक्लूडिंग मी, हमको रिपेयरिंग की परमिशन नहीं मिलती है। कुछ नेता हैं जिनके कारण जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं वो तो आज भी हो रही हैं। ठीक है, मेरे पड़ोस में एक होटल है, होटल वंदे मातरम, जिसके ओनर है शंकरलाल देवासी, जिनके बेटे कांग्रेस के नेता हैं रतन देवासी। उनका बेसिकली इंटेंशन था कि वो हमारी होटल ही हड़प लें। हमारे होटल पे गुंडे तक भेज दिए, हमारी फाइलें भी गायब करवा देते हैं। मुझे रिपेयरिंग की परमिशंस आती है तो उसमें भी कोई ना कोई दखल अंदाजी कर देते हैं। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस बार जो भी टीम आएगी वो रतन देवासी के दबाव में काम नहीं करेगी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी जगह पे कोई गरीब महिला होती या जो पढ़ी लिखी नहीं होती, वो शायद दिखती ही नहीं माउंट आबू में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज के खास पॉडकास्ट कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक महिला हैं, जुझारू व्यवसायी हैं। माउंट आबू जो कि तपोस्थली हैं, बहुत पुराने समय से पुराणों में उल्लेख हैं, वहाँ पे आप होटल व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं और पर्यावरण के मुद्दों और वहाँ की जो पॉलिटिक्स हैं उस पर बात करने के साथ साथ कई मुद्दों पे बात करेंगे कि मंजू गुरबानी जी एक अनशन पे बैठती हैं, क्यों बैठी थी, क्या पंगा है और उन पंगों के बीच किस तरह से वो खड़ी हैं, तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। मैम, आपका बहुत स्वागत। क्या देखते हैं माउंट आबू को, एक सुंदर सी जगह है जो 1956 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से राजस्थान में शामिल होती हैं और फिर डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ इतना कुछ कंक्रीट खड़ा हो गया, होटल्स बन गए बहुत ज़्यादा, स्थानीय लोगों के टॉयलेट बाथरूम नहीं बन रहे। कैसे देखते हो एज एन होटेलियर, क्या ये सारी गलती होटल वालों की है? ऐसे तो नहीं कह सकते कि ये सिर्फ होटल वालों की गलती है जी। इसमें काफ़ी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जी। माउंट आबू वैसे देखा जाए तो एक इको सेंसिटिव जोन है। एग्जैक्टली। जहाँ पे बेसिकली न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है। जी। इनफैक्ट जो जायज़ तरीके से परमिशंस मांगते हैं, रिपेयरिंग की परमिशंस मांगते हैं, इंक्लूडिंग मी, हमको रिपेयरिंग की परमिशन नहीं मिलती है। जी। आप देखें तो इनफैक्ट हमारी होटल 70-80 सालों से रिपेयर नहीं हुई है। जो शांति सदन ट्रस्ट है हमारा, वो भी 70-80 सालों से रिपेयर नहीं हुआ है। और कुछ नेता हैं जिनके कारण जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं वो तो आज भी हो रही हैं। नेताओं के होटल बन रहे हैं, मतलब नए बन रहे हैं, जबकि इको सेंसिटिव जोन में ये रूल है कि आप नया कुछ नहीं बना सकते, बिल्कुल पुराना रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको जान के हैरत होगी कि जो होटल्स बन रहे हैं उसके नीचे लोगों के मकान की छत नहीं डल पा रही है, अगर गिर गई तो टॉयलेट बाथरूम नहीं बन पा रहे हैं। आप देखेंगे आज भी गरीबों के मकानों पे छत नहीं है। जी। बोलने के लिए तो बोलते हैं कि गरीबों के काम हो रहे हैं, गरीबों के काम हो रहे हैं, तो आज भी देखेंगे तो कई गरीबों के पास बाथरूम जैसी सुविधा भी नहीं है। जी। छत भी नहीं है, लेकिन होटल्स भी बन गई है। जी। और जो लोग गलत काम करने में बिलीव करते हैं उनके गलत काम भी हो रहे हैं, अतिक्रमण भी हो रहे हैं काफ़ी। इनफैक्ट काफ़ी सरकारी ज़मीनों पे अतिक्रमण हो गए हैं। जी। और काफ़ी नेताओं की होटल भी बन गई है। इनफैक्ट एक होटल की तो शायद आप लोगों ने काफ़ी खबरें चलाई थी। हाँ, बिल्कुल उस बिल्कुल, समय वो पे लिमड़ी कोठी जो नए सिरे से बन गई पूरी होटल। एक माउंट आबू को लेके एक आश्चर्य भी है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में दर्ज हो सकता है कि 15 साल से वहाँ सीवरेज बन रही है। 4 बाई 4 किलोमीटर का एरिया, अभी तक सीवरेज पूरी नहीं हुई और सीवरेज के नाम पे वहाँ बजरी पहुँचती है। सीवेज वर्क तो ऑन पेपर्स पूरा हो चुका है, बट टेक्निकली आप देखेंगे तो काफ़ी इश्यूज हैं उसमें भी। जी। जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से हुआ नहीं है। तो ये जैसे आप नेताओं वाली बात कह रहे हैं कि तो नेता कौन, बीजेपी के, कांग्रेस के? मतलब बीजेपी की सरकार तो अभी बनी है, पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। और जैसे आपने पूछा अनशन के बारे में, तो हाँ, आपका अनशन जो था, आप एक महिला होते हुए माउंट आबू में अनशन पे बैठे कई दिन तक, और आप अपनी मांग के साथ साथ आपका कहना है कि रास्ते की ज़मीन पे जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। रेवेन्यू बोर्ड तक आप लड़ाई लड़ रही हैं, कोर्ट में लड़ रही हैं, एसडीएम के वहाँ लड़ रही हैं, तो लगातार क्या मसला क्या है, आपका निजी मसला क्या है? देखिए, मेरा ये मसला चालू हुआ है 2014 से। जी। ठीक है, मेरे पड़ोस में एक होटल है, होटल वंदे मातरम, जिसके ओनर है शंकरलाल देवासी। जी। जिनके बेटे कांग्रेस के नेता हैं रतन देवासी। तो उन लोगों ने जितना मुझे 2014 से प्रताड़ित किया, 2014 से ये मामला चालू हुआ जो अभी तक चल रहा है, उनका बेसिकली इंटेंशन था कि वो हमारी होटल ही हड़प लें।
जी। इनफैक्ट जो अभी उनके पास प्रॉपर्टी है वो भी आप अगर जांच करेंगे तो उनके पास कहाँ से आई, ना तो उनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड है जी। ना तो उनकी कोई ऐसी फैमिली बैकग्राउंड है कि कोई इनहेरिट करे। वो भी प्रॉपर्टी सारी हमारी थी जी। उस टाइम पे। जो जो गुरुजी को वो बेसिकली दान में दी गई थी, लाइब्रेरी के लिए दी गई थी। तो पेपर्स में हेरा फेरी करके वो प्रॉपर्टी ले ली, वो तो ले ली, लेकिन उनका तो पेट अभी भी नहीं भरा कि वो अभी भी जो हमारी सेटबैक एरिया है जो हमने छोड़ रखी थी उस पर उन्होंने अतिक्रमण कर दिया है। और पहले तो मुझे अलग अलग तरीक़ों से प्रताड़ित किया, मतलब इतनी मुझे अजियत दी है 2014-15 से कि मैं वो वर्ड्स में बोल नहीं सकती। पर आप लड़ रहे हो बिल्कुल कोर्ट में कई जगह। जी। बिल्कुल मैं लड़ रही हूँ और लड़ूंगी। हमारे होटल पे गुंडे तक भेज दिए, हमारी फाइलें भी गायब करवा देते हैं। मुझे रिपेयरिंग की परमिशंस आती है तो उसमें भी कोई ना कोई दखल अंदाजी कर देते हैं। और फिर मैं कोर्ट गई जब इन्होंने जो पूरी सेटबैक एरिया हमारा अतिक्रमण किया, हमारी खिड़कियाँ बंद कर दी है, या आए दिन हमारे गटर की लाइनों में भी कचरा डाल देते हैं, हमारा रास्ता बंद किया। उसके अलावा सरकारी नालों पे और सरकारी रास्तों पे भी अतिक्रमण किया हुआ है। जब मैं कोर्ट गई, जब आज तक 4-5 कमेटियां गठित हो गई है, उसके बाद उस टाइम जो एसडीएम थे उन्होंने सैटेलाइट की जांच भी करवाई जिसमें अतिक्रमण तोड़ने के ऑर्डर्स भी पास हुए थे जी उस टाइम। लेकिन जो एक कमिश्नर थे रामकिशोर जी, उन्होंने अतिक्रमण नहीं तोड़ा और कैसे कैसे उस मामले को 15 दिन तक खींचा। हालांकि ऑर्डर्स थे कि आप इस अतिक्रमण को 14 दिन में ध्वस्त करें। उस टाइम डीडीआर का इंटरफेरेंस भी हुआ बिकॉज कांग्रेस की सरकार थी। फिर एसडीएम के खिलाफ ही एक रिट पिटीशन लगती है कोर्ट में जिसमें दोबारा से जांच के आदेश होते हैं। अब 2 महीना पहले एक टीम आई, बाद में मुझे पता चला कि वो टीम तो पहले से ही सेट थी। शुक्र है ऊपर वाले का जो मुझे टाइम पे पता चल गया और मैंने फिर जो उनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे कंप्लेन करी और फिर मैं कलेक्टर मैम से भी मिली और मैंने उनको कहा कि आप दोबारा से इनकी जांच करवाएं, दोबारा से टीम गठित करके आप अन्य टीम से जांच करवाएं। तो उन्होंने अभी ऑर्डर्स पास किए हैं, तो अब दोबारा से उसकी जांच होने वाली है और मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस बार जो भी टीम आएगी वो रतन देवासी के दबाव में काम नहीं करेगी। और मेरा इनफैक्ट आपके थ्रू कुछ अधिकारियों से और कुछ मंत्रियों से भी निवेदन है कि वो गलत काम में इसका साथ नहीं देवें। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, आपके पक्ष में कर दिया, फिर एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पा रहे? जब मैंने जैसे आपसे कहा एसडीएम साहब ने ऑर्डर पास किए थे, चाहिए तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि 14 दिन में इस अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाए। ठीक है, उसके बाद वो ऑर्डर्स कमिश्नर को दिए। अच्छा, कि इनकी डिमांड क्या है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इनकी क्या डिमांड है कि आप अपनी जगह छोड़ के चले जाओ, या ये जो हमने आप जिसे अतिक्रमण बता रहे हो भी ये हमारी जगह है, इसे छोड़ दो? क्या देखिए, जब एक नेता अतिक्रमण करता है इंक्लूडिंग सरकारी रास्तों और सरकारी ज़मीनों पे, और अगर वो उसे तोड़ते हैं तो उसकी तो जाहिर सी बात है बदनामी होगी। अगर आप अतिक्रमण करेंगे तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आपका अतिक्रमण टूटे, क्योंकि अगर आप एक पॉलिटिकल फिगर हैं तो आपकी तो उसमें बदनामी होगी। और इसी जगह पे अगर एक आम आदमी का अतिक्रमण होता, आज आए दिन अतिक्रमण टूट भी रहे हैं माउंट आबू में, टूट जाता, यहाँ ऑर्डर पास होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं तोड़ते हैं, तो आप सोचिए कि उसमें कितना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ होगा, कितना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ किया होगा। जी नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम कि आप व्यवसायी हैं, आपको फिगर्स अच्छे से ध्यान रहते हैं, क्या कॉस्ट होगी जो अतिक्रमण वाली जमीन है, कितने की होगी? करोड़ों की। करोड़ों की है। माउंट आबू में तो जमीन बहुत महंगी है। नालों पे दुकानें बन गई हैं, नालों पे कैबिन्स बन गए हैं। सरकारी रास्ता जो रास्ते के साइड में फुटपाथ होते हैं जहाँ से पब्लिक चलती है, उस रास्तों पे दुकानें बन गई है। तो आप सोचिए कि कितने करोड़ों की वो दुकानें होगी। और प्रशासन जानता है कि ये रास्ते पे अतिक्रमण है, वहाँ के पटवारी तहसीलदार जानते हैं, वहाँ के पीडब्ल्यू जानता है कि ये रास्ते पे अतिक्रमण है, लेकिन वो तोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि उन पे प्रेशर डाला जाता है, उनको फ़ोन करवाए जाते हैं मिनिस्टरों से कि आपकी कभी इसको लेकर रतन जी से बात हुई?
एमएलए जो हैं रानीवाड़ा के, उनसे कभी बात हुई कि भाई क्या है, या उनकी ओर से कोई आपको प्रपोजल आया हो कि आप छोड़ दीजिए? नहीं, मैं बात क्यों करूं, मैं अपनी नहीं, कानूनी लड़ाई लड़ रही हूँ। कोर्ट जब आपका मामला नहीं पहुंचा उससे पहले कोई संवाद हुआ? हाँ बिल्कुल, उससे पहले हुई थी बात, जी, जब क्या? मुझे रिपेयरिंग की परमिशन दी थी और मुझे ये रिपेयरिंग नहीं करने दे रहे थे, तब मैंने बात करी थी जी। तो मैंने कहा आप ये अपने जो आपने पतरे वतरे डाले हैं हमारे रास्तों पे, आप ये हटाएं। तो मुझे बोलता है कि ये कैसे हटाऊंगा मैं। फिर मैंने कहा हम प्लास्टरिंग कैसे करें। तो मुझे अजीब अजीब तरीके के उसने जवाब दिए थे, बोला आप आदमी को ना झूले से लटका दो ऊपर से और आप प्लास्टरिंग करो। अभी वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो समझ सके कि आदमी झूले पे लटक के कोई प्लास्टरिंग नहीं कर सकता। अच्छा, एक मैम, आप मूलतः है जिस गांव से आपका जहाँ रिलेशन है मांडोली, वहीं के रतन देवासी जी रहने वाले हैं, वहीं के आप रहने वाले हैं। शांति सूर्य जी से कनेक्शन जुड़ता है, उस परिवार का भी आपका भी। फिर बताते हैं कि जमीन डोनेट की गई थी, आप जो बता रहे हैं। बेसिकली मैं एक्चुअली मुंबई की हूँ। मेरी जो मदर इन लॉ थी वो बेसिकली माउंट आबू मांडोली की थी जी। और जो उनके फादर थे सेठ किशन चंद लेखराज खियानी जी, वो गुरुदेव को बहुत मानते थे, शांति सुरेश्वर जी महाराज को बहुत मानते थे। तो उन्होंने वो गुरुदेव के नाम पे मंदिर बनाया था। इनफैक्ट काफ़ी बुक्स में भी आप पढ़ सकते हैं। आज भी उनकी और जो उनकी वाइफ है नानी जी, उनकी समाधि वहीं पे है जी। उन्होंने गुरुदेव के नाम पे जो पशु चिकित्सालय माउंट आबू की ज़मीन है वो भी दान में दी हुई थी, और जो शांति सुरेश्वर जी पार्क है जी, वो भी दान में दिया हुआ था, और सनसेट पे बांध काम के लिए भी ज़मीन दी थी। उन्होंने काफ़ी ज़मीनें गुरुदेव के नाम पे दान पे दी थी। इनफैक्ट जो अभी इस रतन देवासी की होटल है वो भी बेसिकली दान में दी थी लाइब्रेरी के लिए जी। तो जिस पे इन्होंने उल्टे सीधे पेपर्स बनवा के होटल बनवा दिए जी। ये तो काफ़ी सालों से चल रही है। हाँ, शुरू से काफ़ी सालों से जी। तो अब चूंकि लड़ाई शुरू हुई कि आपको परमिशन नहीं मिली, फिर चीज़ें आगे बढ़ती गई। परमिशन तो मुझे आज भी नहीं मिल रही है। अगर मैं जायज़ तरीके से परमिशन रिपेयरिंग की मांगती हूँ तो मुझे नहीं मिल रही है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप कह रहे हैं, रतन कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? नहीं इन्फ्लुएंस करते होंगे अधिकारियों को कि परमिशन नहीं देना जी। अच्छा, शांति सूर्य जी वाला एक सवाल में, मांडोली में अभी हमने एक खबर सुनी कि वहाँ उनका जो गुरुदेव की जो कुछ चीज़ें थी वो चोरी हो गई, तो कैसे देखते हैं? वो मैंने भी सुनी। मुझे बड़ा दुख भी हुआ ये सुन के कि गुरुदेव की जो मामला दर्ज हुआ है राम सिंह थाने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम की चीज़ें थी वो चोरी हुई। उनकी प्योर चंदन की खाट थी वो चोरी हुई, जो जिसकी वैल्यू करोड़ों में होगी। तो ये बहुत मतलब निंदनीय है और लाइक इट इज़ वेरी शेमफुल। अभी मिली नहीं ना? नहीं मिली है शायद, और इट्स वेरी शेमफुल कि मंदिरों में ऐसी चोरियां हो रही है। तो जो लोग हैं उनको डरना चाहिए ऊपर वाले से कि जब ऐसे गिरे हुए काम करते हैं जी। मांडोली से ये ज़मीन आप जैसे बता रहे हैं, मैं वापस वहीं लौटना चाहूँगा। पुस्तकालय को दी गई, उसके बाद आपका ये कहना है, और वो होटल बन गया, तो सेटबैक का इशू है आपका और उनका? हाँ, मतलब बेसिकली तो जैसे पहले एसडीएम थे कनिष्क कटारिया, उनके टाइम ऑर्डर हुए थे तोड़ने के आदेश थी, उससे पहले आप धरने पे बैठे थे, तो क्या आश्वासन देके आपको धरने से उठाया गया? देखिए, मैं जब अनशन पे बैठी थी उस टाइम एसडीएम कनिष्क कटारिया जी ही थे। अच्छा। और मैं आज भी बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, जो उन्होंने जो सैटेलाइट की जांच करवाई। आज वो रिपोर्ट्स मेरे काफ़ी काम आती है, बिकॉज़ उसमें स्पष्ट है जो रास्तों और नालों पे अतिक्रमण हुआ है। और उस टाइम जो कमिश्नर थे शिवपाल सिंह जी राजपुरोहित, जो आज भी कमिश्नर हैं, वो अनशन स्थल पे आए थे और उन्होंने कहा कि मैडम आप क्या चाहती हैं? मैंने कहा मैं चाहती हूँ आप जाके साइट देखिए कि आपको क्या लग रहा है, आप मौका देखिए जाके। तब वो रात को 10 बजे गए थे मौका देखने और देख के आए। तो मैंने कहा सर आपने क्या देखा? तो बोला हाँ मैडम अतिक्रमण हुआ है, पूरी आपकी खिड़कियाँ वगैरह जाम हुई है, मैं सब देख के आई हूँ। मैंने कहा आप मुझे लिखित में दे सकते हैं? तो उन्होंने मुझे लिखित में दिया था, जिसमें लिखा हुआ था समझौता वार्ता कि मैं इस घटनास्थल पे गया और ये अतिक्रमण प्रतीत होता है। तो फिर उसके बाद ये सैटेलाइट की जांच करवाई थी कनिष्क कटारिया जी और शिवपाल सिंह जी राजपुरोहित कमिश्नर ने, जिसमें अतिक्रमण साबित हुआ। और फिर जो हमारे एसडीएम थे उस टाइम राहुल जैन जी, उन्होंने अतिक्रमण ध्वस्त करने के ऑर्डर पास किए, लेकिन नगर पालिका कमिश्नर जो रामकिशोर जी थे उस टाइम पे,
जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने ध्वस्त नहीं किया और रतन देवासी को मौका दिया कि वो एसडीएम के खिलाफ एक हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाए, जिसमें उसने लिखा कि मुझे सुना नहीं गया। हालांकि 3 साल सुना था उन्होंने, उसमें झूठ लिखा हुआ था। फिर लिखा कि मुझे सुना नहीं और एसडीएम का माइंड काम नहीं करता है, उन्होंने ऐसे ही ऑर्डर्स पास कर दिए हैं। तो फिर कोर्ट ने कहा कि अब दोबारा से इसकी नाप करें। जी, अभी क्या स्टेटस है आपका? अब स्टेटस वैसे ही है, अभी तक अतिक्रमण टूटा नहीं है। और अतिक्रमण टूटने तक आप जुटे रहेंगे? मतलब बिल्कुल बिल्कुल जुटे रहेंगे। आप मेरी जगह पे होते तो आप भी जुटे रहते। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा गुंडे उंडे आए, तो किस तरह की धमकियां वगैरह दी? 2015 में रतन देवासी के भाई ने गुंडे भेजे थे हमारे होटल पे, जो बेसिकली चाहते थे कि न्यूसेंस क्रिएट करके यहाँ पे हम हड़प लें। उस टाइम पे भी मुझे किसी वेल विशर ने, मैं मुंबई में थी, मुझे फ़ोन करके बोला कि मैडम ऐसी ऐसी बात है, कुछ लोग आए हैं जोधपुर से और आप आके जल्दी देख लीजिए। तो मैं फिर फ़्लाइट लेके आई और मैंने थाने में रिपोर्ट लिखाई, ठीक है, और फिर रिपोर्ट इनके खिलाफ लिखी है आपने? बिल्कुल बिल्कुल, वो आज भी मेरे पास पेपर्स हैं। तो 151 की कुछ कार्रवाई हुई थी इसके भाई के खिलाफ सीआरपीसी में। हाँ जी, तो फिर वो चले गए थे वहाँ से, डर गए थे और चले गए थे। रतन देवासी चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा आरोप लगता है कि उनके खिलाफ कुछ कैंडिडेट खड़े होते हैं जिसमें सपोर्ट करते हैं अपन, ऐसा आरोप उनकी ओर से, दूसरे पक्ष की ओर से। वो मतलब उनके खिलाफ कौन? मतलब रतन देवासी के खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ तो उसको आप सपोर्ट करते हैं? मैं तो किसी को जानती ही नहीं हूँ जिसको मैंने सपोर्ट किया हो। आप मुंबई और माउंट आबू चुनाव 200 किलोमीटर दूर लड़ते हैं, रानीवाड़ा से लड़ते हैं 150। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो किसी को नहीं जानती। और बेसिकली इलेक्शन के टाइम पे तो मैं मोस्टली मुंबई में ही होती हूँ जी। और मैं आधा टाइम माउंट आबू रहती हूँ, आधा टाइम मुंबई रहती हूँ, क्योंकि मेरा मेन घर मुंबई में भी है, मेरा बच्चा है मुंबई में। तो अगर मैंने किसी की सपोर्ट की है तो बता दीजिए, क्योंकि मैं बेसिकली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ ही नहीं। जी जी बिल्कुल। मैम एक ये चीज़ है कि वहाँ जैसे आपने शुरुआत में जो चीज़ उठाई या अपनी पहले बात हुई कि वहाँ के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनको परमिशंस नहीं मिल रही, होटल्स बने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप एज ए माँ, एज ए महिला कि ये कितना इन्फ्लुएंस है ये, और ये कितना मतलब लोगों को पीड़ित या प्रताड़ित होने के स्तर पे जाता है? आप लड़ रहे हैं, सक्षम हैं, बिल्कुल, लेकिन गरीब व्यक्ति। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी जगह पे कोई गरीब महिला होती जी, या जो पढ़ी लिखी नहीं होती, वो शायद दिखती ही नहीं माउंट आबू में। यहाँ तो उसे चुप कराया जाता, डरा के, धमका के, मारपीट करके। यहाँ तो वो डर के मारे खुद भाग जाती, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं किस चीज़ से गुजरी हूँ 2015 से, वो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है कि मैं कितनी अजियत से गुजरी हूँ। मतलब एक दिन रात एक लड़ाई लड़ना, बार बार कोर्ट्स जाना, अधिकारियों के पास जाना, इट्स अ टॉर्चर इन इटसेल्फ। तो हम दुआ करते हैं कि आप अपनी लड़ाई में सफल हों। और रतन देवासी जी से हमारी कई बार बात हुई है, लेकिन इस विषय पे हमने कभी बात की नहीं। अगली बार मिलेंगे तो जरूर इस पे उनसे भी बात करेंगे कि भाई क्या है क्या है मामला आपका, क्योंकि आपने कई डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं आपके पक्ष के निश्चित तौर पे, जिन पे कार्रवाई हटाने के आदेश। आप डॉक्यूमेंट्स भी भूल जाइए, आप 50 माउंट आबू के लोगों को पूछ लीजिए कि यहाँ पे पहले रास्ता था कि नहीं था, यहाँ से लोग जाके पोलो ग्राउंड से निकलते थे कि नहीं निकलते थे, ठीक है। जैसे मैं कह रही हूँ कि आप अगर खुद इंच टेप लेके भी नाप करेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्या है, जो पॉलिटिकल प्रेशर के कारण ना तो वहाँ के पटवारी कोई काम कर सकते हैं, ना तो तहसीलदार करते हैं। इनफैक्ट जब जैसे मैंने आपको बताया कि तोड़ने के ऑर्डर के बावजूद भी वहाँ का कमिश्नर दबा के बैठ जाता है। हाँ, दबा के बैठ जाता है। वहाँ का कमिश्नर डर गया कि मैं अतिक्रमण कैसे तोड़ूं। ऐसा बताया जाता है माउंट आबू का कमिश्नर सिरोही कलेक्टर से ज़्यादा मतलब भलाईदार पोस्ट है, लोग ये बताते हैं पॉलिटिकली। वहाँ पोस्टिंग के लिए बड़े डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जैसे मैंने कहा कि एक कमिश्नर ने, जो अभी प्रेजेंट कमिश्नर हैं शिवपाल सिंह जी राजपुरोहित, उन्होंने जांच करके उन्होंने मुझे लिखित में भी दिया, सैटेलाइट की जांच भी करवाई, एक एसडीएम ने ऑर्डर्स भी पास किए। तो वो तो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड है, कुछ कोई कैसे होते हैं, कोई कैसे होते हैं। मैम बीजेपी की गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करते हैं बेसिकली? मैं बेसिकली बीजेपी गवर्नमेंट से ये उम्मीद करती हूँ कि जब बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि हम
खास करके जो महिलाओं के मामलों में महिलाओं को संरक्षण देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा जी को ये कहना चाहती हूँ कि आप इस मामले की उच्च स्तरीय जांच बिठाएं, क्योंकि करोड़ों की ज़मीन पे अतिक्रमण हुआ है और आप मेरी मदद करें जी, ताकि ये अतिक्रमण ध्वस्त हो और हमें रिलीफ मिले। जी। तो दुआ करते हैं आपकी जो मांग है वो सरकार तक पहुंचेगी निश्चित तौर पे। और मैम, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। थैंक यू।